सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस क्या है। इक्विटी मार्केट में हमने डिस्कस कर लिया। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? नो सर। विजिबल है सर अब। ओके। सो हमने इक्विटी ट्रेड्स में डिस्कस कर लिया ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इक्विटी मार्केट। यहाँ ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, ये पार्ट है हमारा डेरिवेटिव मार्केट का। जब हमें फर्स्ट या सेकंड डे पे डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, तो वहां पे सिक्योरिटीज इन इक्विटी मार्केट, सेकंड पार्ट वाज डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है, इसका क्या यूज है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। इसका क्या जरूरत पड़ा ट्रेड करने का या इंट्रोड्यूस करने का। ऑप्शंस, दे आर टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स that allow investors to hedge or speculate on against the volatility of the underlying stock। अब वॉलेटिलिटी, कैन एनीवन टेल कि वॉलेटिलिटी क्या है? हमने जो पहले डिस्कस किया, व्हाट इज वॉलेटिलिटी? कि अप किस एंड डाउन ऑफ पेस प्राइसेस पे जी, जो प्राइस हो रहा है मूव। हाँ जी। प्राइस का अप डाउन जी। ओके, राइट। प्राइस का जो मूवमेंट है, अप डाउन मूवमेंट है, उसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी का हमारे पास रिस्क रहता है। हमारे पास तो स्टॉक मार्केट में रिस्क यही है कि जो प्राइस का मूवमेंट ऊपर और नीचे जाता है। जब अगर मैंने 100 पे कोई स्टॉक लिया, उसका प्राइस 70-80 पे चला गया, तो मेरे को मेरे कैपिटल पे रिस्क है। तो वॉलेटिलिटी के रिस्क को कवर करने के लिए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके दो मेन पर्पस हैं। फर्स्ट इज हैजिंग। हैजिंग को हम बोलते हैं इंश्योरेंस का। हैजिंग इज एन इंश्योरेंस। रियल लाइफ में जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या करते हैं? हम इंश्योरेंस किस पर्पज के लिए लेते हैं? हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हमने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, होम लोन, होम इंश्योरेंस किया, कुछ भी अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, वाई डू वी टेक दैट इंश्योरेंस? उसको क्यों बाय करते हैं? इंश्योरेंस को हम बाय करते हैं, किसी भी पॉलिसी को बाय करते हैं। फॉर यानी, सिक्योरिंग फ्यूचर। हाँ जी। फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर। यस, फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर मीन्स कि हमारी लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। सो उस इंश्योरेंस का अगर हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, तो इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट टू कवर द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मार्केट और आवर लाइफ। अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सो अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में किस चीज की है? प्राइस की मूवमेंट की, यानी कि वॉलेटिलिटी की है। अगर मैंने कैश मार्केट में कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं, सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक के स्टॉक लिए हैं, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अगर 1700 को टच करके आया, अब 1600 की रेंज पे आ रहा है, तो मेरा कैपिटल डाउन हो गया। अगर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको परचेज करके रखा है, मेरा कैपिटल 1700 से 1600 पे आ गया। राइट। तो अब इस रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या इंश्योरेंस ले सकता हूं? अगर किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है, तो उसका कैपिटल भी उतना बड़ा अमाउंट से डाउनवर्ड आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कैपिटल जो भी हम इसको कंसिडर करेंगे, जो भी परसेंटेज में डाउन हुआ, हमारा पूरा पूरा कैपिटल उतने परसेंट से डाउन डाउन हो जाएगा। तो इस वॉलेटिलिटी के रिस्क को कवर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। सो ऑप्शन इज एन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। इंश्योरेंस, रियल लाइफ का जो इंश्योरेंस है, वो क्या काम करता है? वो हमारी अनसर्टेनिटी को कवर करता है, हमारे रिस्क को कम कर देता है। अगर मैं इंश्योरेंस ले लेता हूं, क्या मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा? अगर मैंने सपोज मैंने गाड़ी ली, नई गाड़ी पे मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, सपोज वैल्यू ऑफ कार इज ऑल्सो 10 lakhs, तो मेरे को अगर फुल कवर मिल जाता है, तो क्या मेरा रिस्क जीरो हो जाएगा? इंश्योरेंस लेने से क्या मेरा रिस्क जीरो हो जाएगा? एनीवन? अगर मैंने 10 लाख नहीं की जी, नहीं। 10 लाख का रिस्क ले लिया और 10 लाख का कवर ले लिया, तो क्या मेरा रिस्क जीरो हो जाएगा? संजीव जी। कम नहीं। नहीं हो सर जाएगा सर, कम हो जाएगा। सो रिस्क विल मिनिमाइज और विल दिस रिस्क विल रिड्यूस। जब भी मैं इंश्योरेंस ले लूंगा,
तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, मेरा रिस्क जीरो नहीं होगा। तो रिस्क को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सेम ऐसे ही वॉलेटिलिटी के रिस्क को कवर करने के लिए हम एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। सपोज जैसे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक लिए, तो मैंने यहाँ पे मैं कॉल को सेल कर सकता हूँ। आगे डिस्कस करेंगे कॉल और पुट का। कॉल होती है मार्केट ऊपर जाएगी तब बाय करते हैं, पुट होती है जब मार्केट नीचे जाएगी तब बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करूंगा ताकि मेरा जो ये कैपिटल है वो मेरा प्रोटेक्ट रहे। अगर मार्केट में मेरा स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो मेरे को ऑप्शंस के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहे। सो इसको बोलते हैं हैजिंग करना, कि मैंने अपने रिस्क को कम कर लिया, रिस्क को रिड्यूस कर लिया। रिस्क मेरा रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ ऑप्शंस, जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज हैजिंग। So they are derivative product which are being used for hedging, and second purpose है speculation। स्पेकुलेशन में क्या है, अब कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप बाय कर सकते हो, बाय के बाद सेल कर सकते हो, राइट। तो मार्केट की अगर डायरेक्शन को आपने ट्रेड करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो कैश में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, उससे ज्यादा आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट की सारी डायरेक्शन को स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन इज लाइक गैम्बलिंग। अगर हम रियल लाइफ के टर्म्स में डिस्कस करें तो दिस इज गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन को बोलते हैं गैम्बलिंग। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन इज नॉट रिलेटेड विद गैम्बलिंग, बिकॉज हम जब भी कोई ट्रेड करेंगे, हम जब भी मार्केट को स्पेकुलेट करेंगे, दैट ट्रेड विल बी ए कैलकुलेटिव मूव। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, उसके पीछे कोई सेटअप होगा, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। तो कभी भी हम जब स्पेकुलेशन यूज करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है तब भी उसको ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा रही है हम तब भी उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को यूज करके हम मार्केट की सारी कंडीशन, इवन मार्केट फुली बुलिश है तब भी हम कुछ सेटअप बना सकते हैं, अगर पार्शली बुलिश है तब भी हम कुछ सेटअप बना सकते हैं, फुली बेरिश है तब भी सेटअप बना सकते हैं, पार्शली बेरिश है तब भी सेटअप बना सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट में मार्केट की हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस में स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यूज करके मार्केट की हर सिचुएशन का, हर एक मूवमेंट का हम बेनिफिट ले सकते हैं। वो उसका सेकंड पर्पज है ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्पेकुलेशन, कि मार्केट की हर मूव को, हर डायरेक्शन की मूव को हम कैच कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं थ्रू स्पेकुलेशन। सो दिस इज द सेकंड पर्पज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। राइट नाउ सबसे ज्यादा यूज स्पेकुलेशन में हो रहा है ऑप्शंस का। ऑप्शंस को एज ए स्पेकुलेशन टूल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब लोग इसको एक कैलकुलेटिव मूव की तरह, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, वो इसको कैलकुलेटिव मूव की बजाय ऐसे गैम्बलिंग कर रहे हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी सेटअप के, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और अपना लॉस लेते हैं। तो ऑप्शन में कभी भी हमने बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी सेटअप के ट्रेड नहीं किया। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। स्टॉक्स ट्रेडिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई। स्टॉक में वॉलेटिलिटी इतनी हाई नहीं होगी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई, स्टॉप लॉस परसेंटेज विल बी वेरी हाई। अगर आप स्टॉप लॉस वहां पे ले दो लोगे, आप 2-3% का स्टॉप लॉस होगे, लेकिन यहाँ पे आपके कैपिटल पे हो सकता है 30 to 40%, 20% के भी स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए वेरी लुक्रेटिव पार्ट, यहाँ पे आपको पैसा बनता भी बहुत बढ़िया है अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से करो, लेकिन यहाँ पे पैसा लॉस होने के भी चांसेस उतने ही होते हैं अगर आप इसको बिल्कुल गलत तरीके से ट्रेड करो, राइट। सो दीज आर मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ऑप्शंस ट्रेडिंग। मार्केट में ऑप्शंस को इस दो वजह से इंट्रोड्यूस किया गया। आज की डेट में हेजिंग से ज्यादा स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं। जब से इवन कोरोना के टाइम के बाद, जब से मार्केट में सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू जब ऑप्शंस के बारे में लोगों को पता चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं बिना किसी नॉलेज के। ऐसी किसी से पूछ लिया कॉल ले लो पर्टिकुलर चीज की, पुट ले लो, ये नहीं पता कॉल क्यों लेनी है, पुट क्यों लेनी है। मार्केट बुलिश है हम पुट ले रहे हैं, मार्केट बेरिश है हम कॉल ले रहे हैं। तो बिना किसी नॉलेज और बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं, इसी वजह से लॉस होता है। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में सेबी ने एक सर्वे किया था। जब भी आप अभी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हो, आपके पास एक डिक्लेरेशन आती है, उसको आप सबमिट करते हो, तब आपको वो लॉगिन में प्रोसीड होता है।
तो ये डिक्लेरेशन इसी सर्वे की वजह से, सेबी ने एक सर्वे किया था इंडिया के ऑल पैन इंडिया जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स हैं, और जिन अकाउंट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की फैसिलिटी एक्टिवेटेड है, इसको हमें एक्टिवेट करवाना पड़ता है इस फैसिलिटी को। कैश मार्केट के लिए तो अकाउंट खोला तो हम कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए आपको इस फैसिलिटी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो सेबी ने जब भी सारे पैन इंडिया अकाउंट्स का सर्वे किया, दे फाउंड कि 89% ऑफ रिटेल ट्रेडर दे आर मेकिंग लॉसेस, क्योंकि उन्होंने बिना किसी नॉलेज है और बिना किसी सेटअप के इस ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, किसी से पूछ के, किसी को देख के, टीवी पे देख के, कोई सोशल मीडिया पे देख के। तो ये वजह रही उनका लॉसेस का। अब जैसे जैसे इसमें आपने जब भी ट्रेड करना है, आपको प्रॉपर सेटअप की नॉलेज चाहिए, आपको एक सिस्टम की नॉलेज चाहिए, तभी आप अपना इसको इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे, इसमें आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, राइट। नाउ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव, दिस वर्ड itself come from the word derive. डेरिवेटिव इज फ्रॉम वर्ड डिराइव। जैसे हमने वो डिविडेंड देखा था, डिविडेंड होता है डिवाइड से, डिविडेंड, वैसे ही डेरिवेटिव होता है डिराइव से। सो क्या ये वर्ड कहाँ से बना? डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे अंडरलाइंग स्टॉक या फिर अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी या स्टॉक हमारी कंसिडरेशन में है, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अंडरलाइंग स्टॉक और अंडरलाइंग सिक्योरिटी। ये वर्ड यूज किया जाएगा। अंडरलाइंग सिक्योरिटी का भी मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ या अंडरलाइंग स्टॉक का। सो व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव क्या है? एक तरह से एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी से ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। डेरिवेटिव वर्ड इज डिराइव। तो ये अपनी वैल्यू लेंगे अंडरलाइंग सिक्योरिटी से। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव, अगर हम बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लाइक वी हैव पेट्रोल, वी हैव डीजल, राइट, वी हैव एनी अदर पेट्रोलियम, गैसोलीन है, हमारा सीएनजी है। जो भी ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका रॉ मटेरियल क्या होता है? क्रूड ऑयल, राइट। ये क्रूड ऑयल के साथ है। सो दीज ऑल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, दे आर डेरिवेटिव्स, दे आर डेरिवेटिव्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी हेयर इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे भी चेंज होंगे, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जैसे क्रूड ऑयल का वर्ड अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी प्राइस डिक्रीज होते हैं, पेट्रोल का डीजल का प्राइस भी डिक्रीज होता है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारे पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं। सो ये अपनी वैल्यू कहाँ से लेते हैं? दे टेक देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्रूड ऑयल। जैसे जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होगा, वैसे वैसे इन डेरिवेटिव्स का प्राइस चेंज होगा, यानी कि इनके बाई प्रोडक्ट्स का प्राइस चेंज होगा। सो ऐसे ही जो ऑप्शंस है, दे आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये अपनी वैल्यू लेंगे किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से। क्लियर? समझ आ गया डिफरेंस आपको? सिमिलैरिटीज क्या होती हैं कि ये डेरिवेटिव होते क्या है, अपनी वैल्यू कहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइंग सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है? हमारी स्टॉक मार्केट में दो तरह की अंडरलाइंग सिक्योरिटी हो सकती है। पहली अंडरलाइंग सिक्योरिटी है स्टॉक्स, कि मैंने अगर स्टॉक्स की ऑप्शन में ट्रेड करना है। दूसरी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है इंडेक्स, या जिसको इंडाइसिस बोलते हैं। स्टॉक्स में तो हमारे जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, एबीसीडी, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 200 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड हैं। तो सारे सारे स्टॉक्स के जब मैं ऑप्शंस को ट्रेड करूंगा, तो मेरे लिए अंडरलाइंग सिक्योरिटी विल बी दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर मैंने एचडीएफसी बैंक की ऑप्शंस में ट्रेड करना है, एचडीएफसी बैंक की कॉल या एचडीएफसी बैंक की पुट में ट्रेड करना है, तो एचडीएफसी बैंक विल बी माई अंडरलाइंग सिक्योरिटी। इसको हम बोलते हैं स्पॉट। अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बोलते हैं स्पॉट का, राइट। सो अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस जैसे चेंज होगा, तो वैसे ही मेरी कॉल या पुट यानी कि मेरी ऑप्शंस का प्राइस चेंज होगा। ऑप्शन क्या है? डेरिवेटिव्स है। अब इंडेक्स में क्या आ गया हमारे पास? निफ्टी आ गया, हमारे पास बैंक निफ्टी आ गया। अर्लियर देयर वर ओनली टू इंडेक्स जिनको ट्रेड किया जाता था। आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स हैं। पहले सिर्फ थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती थी, और एक्सपायरी बहुत ही कह सकते हैं अग्रेसिव एक्सपायरी होती है।
ऑप्शंस ट्रेडर के लिए एक्सपायरी पे बहुत वेट करते हैं कि एक्सपायरी पे हमें बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं। सो निफ्टी बैंक निफ्टी पहले हमारे पास इंडाइसेस थे जिनकी ट्रेडिंग होती थी। आज की डेट में हमारे पास और भी आ चुके हैं, मिड कैप निफ्टी, राइट, फिन निफ्टी जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के सारे हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक्स होते हैं। फिन निफ्टी में हमारे पास बैंक के साथ साथ एनबीएफसीज भी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज भी होंगे। राइट, मिड कैप निफ्टी में मिड कैप के हो गए। फिर हमारा सेंसेक्स का भी आ गया, ये बीएससी का ये है, सेंसेक्स आ गया। राइट, तो ये 5 दिनों में हमारे पास 5 अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी आ गई। मंडे को मिड कैप निफ्टी की होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है, वेनेसडे को बैंक निफ्टी की होती है, थर्सडे को निफ्टी होती है, फ्राइडे को सेंसेक्स की होती है। राइट, तो ये हमारे पास अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है, या स्टॉक की हम ऑप्शंस को ट्रेड करें या करेंगे हम इंडेक्स की। यस सर, ये एक्सपायरी बताना निफ्टी की कब होती है जी? निफ्ट देखिए, अब सारे दिन आगे, मंडे को आपकी होगी बैंक मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे को होगी आपकी फिन निफ्टी की। मंडे को मिड कैप जी? हाँ जी, मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी, एंड वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की होगी, थर्सडे को निफ्टी की होगी, एंड फ्राइडे को होगी हमारी सेंसेक्स की जो बीएससी का है। बाकी सारे ये चारों के चारों इंडेक्स हैं एनएससी के, ये पांचवा इंडेक्स है बीएससी का। राइट, सो ये राइट सर। 4 एक्सपायरी हैं, ओ सॉरी 5 एक्सपायरीज पे 5 इंडेक्स ट्रेड होते हैं। स्टॉक ऑप्शन तो आप कभी भी कर सकते हो। क्लियर? सो अब यहाँ पे डेरिवेटिव 2 तरह के होते हैं हमारे। एक डेरिवेटिव होगा फ्यूचर्स का, दूसरा डेरिवेटिव होगा ऑप्शंस का। हमारे पास 2 डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। अब ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस दे आर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। राइट, स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं? एनीवन? इंश्योरेंस में क्या करते हैं, अगर मैंने इंश्योरेंस मैंने बाय किया, राइट, तो सम कंपनी विल सेल, इंश्योरेंस को बाय किया, कंपनी मेरे को वो सेल करेगी। राइट, मैंने बाय किया, कंपनी ने सेल किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस में। सो वो प्रीमियम किसको जाएगा? एनीवन? अगर मैंने कार का इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, उसके लिए मैंने सपोज 15 या 20 हजार का मैंने प्रीमियम पे किया, सो दैट प्रीमियम विल गो टू इंश्योरेंस कंपनी जी? इंश्योरेंस कंपनी को। सो बाय और सेलर यहाँ पे होंगे दो। यहाँ पे ऑप्शंस में भी 2 पार्टिसिपेंट हो गए, somebody विल बी बाइंग एंड somebody विल बी सेलिंग। तो 2 तरह के हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस की बाइंग या ऑप्शंस की सेलिंग, या उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्दर डिसाइड करना है कि मेरे को ऑप्शन बाइंग कंफर्टेबल है या मेरे को ऑप्शन सेलिंग कंफर्टेबल है। फॉर बिगिनर्स नॉर्मली ऑप्शन बाइंग कंफर्टेबल होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हम डिटेल में डिफरेंस भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने प्रीमियम पे किया तो ऑप्शन कंपनी को प्रीमियम वो क्रेडिट मिल गया, मेरा पे किया उसको ये क्रेडिट मिल गया। अब इसमें एक एक्सपायरी डेट होगी, 1 साल की एक्सपायरी डेट होगी यहाँ पे, बाय और सेलर के लिए दोनों के लिए एक्सपायरी डेट होगी। अब मैंने इंश्योरेंस को जब बाय किया तो मैं वहां पे एक एग्रीमेंट साइन करता हूँ। आप मल्टीपल सिग्नेचर करते हो, आपको अलग अलग जगह पे साइन करवाए जाते हैं, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमें कुछ पता होती हैं, कुछ हम पढ़ते भी नहीं है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे भी होता है जब मैं इंश्योरेंस को बाय करता हूँ। वैसे ही जब मैं यहाँ पे ऑप्शंस को बाय करता हूँ, मैं एक ऑप्शंस में भी एक बायर होगा, एक सेलर होगा। राइट, बायर को अब यहाँ पे मैंने 20,000 का प्रीमियम पे किया, मेरे को 10 लाख का कवर मिल गया। राइट, सो मैंने प्रीमियम पे किया 20,000, सेलर को यानी कि कंपनी को 10 लाख का रिस्क कवर देना पड़ेगा। अगर मेरी तरह और 10 बंदों ने इंश्योरेंस लिया तो कंपनी को 10 × 10 1 करोड़ का अमाउंट सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख उनको रिजर्व रखना पड़ेगा कि इस 10 लाख का कभी भी क्लेम आ सकता है। तो कंपनी को बड़ा पैसा चाहिए। सो ऑप्शन बायर विल बी ए लो कैपिटल पर्सन जो लो कैपिटल से ट्रेड कर पाएगा। ऑप्शन सेलर विल बी हाई कैपिटल पर्सन जिसको हम बिग मनी प्लेयर्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है मेन, एक कुछ एक डिफरेंस है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, इसको हम डिटेल फर्दर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा,
फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ देन ऑल्सो आई एम साइनिंग सम कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट किस में होगा? मेरे में और उस इंश्योरेंस कंपनी में होगा। यानी कि बायर मैं हूँ, इंश्योरेंस कंपनी सेलर है। तो यहाँ पे भी जब मैं ऑप्शंस को ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैंने ऑप्शन को बाय किया, somebody इज सेलिंग दैट ऑप्शन टू मी, तो मेरा और उसमें एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां पे कोई पर्सनली मेरे को सिग्नेचर नहीं करने, वो ऑटोमेटिक जब भी मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा दैट कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। राइट? तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे भी होगा बायर और सेलर में। सो डेरिवेटिव दे आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे हम इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव क्या है और ऑप्शंस का क्या पर्पज है, उसका क्या इंट्रोडक्शन, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ऑप्शन होती क्या है। आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया ऑप्शंस का? एनी यस सर। क्वेश्चन और डाउट टिल यस सर। दिस टाइम? हाँ जी, कुछ कहे, कोई कह रहा है? श्रीवास्तव जी, नव्या, सीमा जी, संजीव, आपको सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस। यस सर। यहाँ तक क्लियर है जी। ठीक है। सो ऑप्शन एक इंश्योरेंस है, दे आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि दे आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? सो एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स ऑप्शन होल्डर इज द ऑप्शन बायर। जो बाय कर रहा है दैट इज एन ऑप्शन होल्डर द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट और अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट ए सर्टन डेट नोन एज एक्सपायरी। अब एक आप इंश्योरेंस लेते हो, राइट? वहां पे आपने इंश्योरेंस बाय किया तो आपके पास एक राइट मिल गया। राइट किसका मिल गया? बाय या सेल करने का। यहाँ पे ऑप्शन में सेल करने का, इंश्योरेंस में सिर्फ एक राइट होता है आपके पास, उसका क्लेम लेने का राइट होता है। राइट? एट ए सर्टन डेट, उसका भी इंश्योरेंस का भी एक एक्सपायरी होता है। नॉर्मली हम एनुअली एक्सपायर होता है हमारे सारे इंश्योरेंस, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है कि एक साल के अंदर मैंने क्लेम ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ऑप्शन यही होता है ना हमारा इंश्योरेंस में कि अगर एक साल के अंदर मैंने गाड़ी का 20,000 का इंश्योरेंस पे किया, एक साल में मैंने कोई क्लेम ले लिया तो वो मिलेगा, अदरवाइज वो मेरा 20,000 जो मैंने स्पेंड किया वो जीरो हो जाएगा एंड ऑफ एक्सपायरी। यही होता है इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे भी एक एक्सपायरी डेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट और मेच्योरिटी डेट, एंड एट ए प्री स्पेसिफाइड प्राइस नोन एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्राइस डिसाइड किया जाता है दैट प्राइस इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस। जैसे इंश्योरेंस में हमने 20,000 का प्रीमियम पे किया, उसके लिए मेरा जो सम इंश्योर्ड विल बी सम इंश्योर्ड जो होगा मेरा, वो होगा मेरा स्ट्राइक प्राइस। जैसे मैंने 20,000 का प्रीमियम किया तो मेरे को 10 लाख का कवर मिला, सो 10 लाख विल बी माई सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पे सम इंश्योर्ड को हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे हम? ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होते हैं, एक पुट ऑप्शन होता है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं देन आई हैव राइट टू बाय। अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया HDFC बैंक का, आगे इसका डिटेल अभी थोड़ा अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा तो मैं आपको बताऊं। मैंने सपोज HDFC बैंक के 1600 के लेवल का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। कॉल अब कब बाय करते हैं कि मार्केट जब मेरी परसेप्शन या मेरा आइडिया है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं HDFC का कॉल बाय करूंगा। अगर मेरे को आइडिया है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो मैं HDFC का पुट बाय करूंगा। सो ये कॉल और पुट में डिफरेंस होता है, राइट? अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो वहां पे क्या होगा, एक यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स की जाएगी। अब कैश और डेरिवेटिव का एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। कैश मार्केट में जितना मेरे पास पैसा है, मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख से ज्यादा की स्टॉक तो नहीं ले सकता हूँ। यस और नो? कि यस अगर सर। मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख से ज्यादा का पैसा नहीं परचेज कर सकता हूँ स्टॉक्स को। लेकिन डेरिवेटिव में हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिलती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको बोलते हैं लेवरेज। कि अगर मेरे पास 1 लाख है तो हो सकता है मैं 5 लाख तक का या हो सकता है मैं 20 लाख तक का भी ट्रेड कर सकूं। 1 लाख के पैसे से मैं हो सकता है 20 लाख की इक्विटी को भी 20 लाख की सिक्योरिटीज को भी ट्रेड कर सकूं। ये मेरे पास एडिशनल एडवांटेज होता है डेरिवेटिव में, जिसको हम बोलते हैं लेवरेज। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा
इसके लिए मेरे को एक मिनिमम क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, कि उससे कम कैश मार्केट में तो मैं चाहे एक स्टॉक बाय करूं, चाहे मैं एचडीएफसी बैंक का एक स्टॉक ले लूं, चाहे मैं 1,000 ले लूं, चाहे मैं 1 लाख स्टॉक ले लूं, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं अपनी मर्जी से उतने स्टॉक ले रहा हूं। लेकिन अगर मैंने डेरिवेटिव बाय करनी है तो मेरे को एक फिक्स क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे लॉट साइज। क्लियर, ये डिफरेंस है। तो अब सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक का एक लॉट बाय करना है, तो एचडीएफसी बैंक के एक लॉट में क्वांटिटी फिक्स होती है 550 का क्वांटिटी। मैं 550 से कम के, अगर मैंने फ्यूचर का स्टॉक बाय करना है तो 550 मेरे को क्वांटिटी एचडीएफसी की लेनी पड़ेगी। अगर मैंने ऑप्शंस करना है तब भी मेरे को 550 की क्वांटिटी का ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, मैं कॉल ऑप्शन बाय करनी है एचडीएफसी बैंक की, 1600 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा, मैंने बाय करी है और सेलर ने मेरे को ये सेल करी है, मैं बायर हूं, ये सेलर है। अब मैं इसके लिए प्रीमियम पे करूंगा, सेलर को वो प्रीमियम क्रेडिट मिल जाएगा। अब जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया, अब वहां पे क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के परचेज करने पे मेरा सबसे पहला आएगा कि मेरे पास राइट मिला, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, मेरे पास राइट मिला है कि मैं एचडीएफसी बैंक के 550 स्टॉक्स को बाय कर सकता हूं एट एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट होगी मंथ का लास्ट थर्सडे। जब स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं, एक्सपायरी डेट ऑफ एवरी स्टॉक ऑप्शन विल बी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी हर वीकली एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पे दो तरह की एक्सपायरी होती है, वहां पे वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है। स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, जो कि हर एक मंथ का लास्ट थर्सडे होती है। अगर थर्सडे छुट्टी होगी तो उससे एक दिन पहले वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। क्लियर। सो अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एचडीएफसी बैंक का 1600 का कॉल बाय किया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक राइट मिल गया, राइट टू बाय, राइट टू बाय मिल गया। एचडीएफसी बैंक के 550 स्टॉक्स को बाय करने का राइट मिल गया मेरे को एट ए सर्टन डेट। सर्टन डेट कौन सी होगी, एक्सपायरी डेट। सपोज इस मंथ का एक्सपायरी सपोज 28 अगस्त है, तो मेरे को राइट मिल गया, मैं सेलर के साथ मैंने एग्रीमेंट किया, राइट मिल गया मेरे को कि मैं एचडीएफसी बैंक के 550 स्टॉक्स को बाय करूंगा एट द प्राइस ऑफ 1600, विच इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। सर आज की, ये मैं बाय खाली एक्सपायरी वाले दिन ही कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बाय तो पूरे मंथ में कभी भी कर सकते हो, एक्सपायरी पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको डिसाइड करना है बाय या सेल करना, पहले तो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, तो उसके साथ आपको और क्लैरिटी होगी। अब ये राइट टू बाय क्या है, मैंने एचडीएफसी बैंक का कॉल बाय किया 1600 का स्ट्राइक प्राइस, ये मेरा डिसाइड हो गया स्ट्राइक प्राइस। अब इसमें टर्म्स आप याद रखिए, एक इसमें ऑप्शन होल्डर होगा, ऑप्शन बायर, एक एक्सपायरी डेट आएगी, एक स्ट्राइक प्राइस आएगा, राइट, प्री स्पेसिफाइड प्राइस। आज मैंने सपोज, आज है 25 अगस्त, मैंने 25 अगस्त को आज एचडीएफसी बैंक का 1600 का कॉल बाय किया। आज एचडीएफसी बैंक का प्राइस है सपोज 1580, या इसका प्राइस है 1630, कोई भी प्राइस हो सकता है। आज की डेट में जो भी प्राइस होगा, मैंने एचडीएफसी बैंक का एक सर कॉल, इस हिसाब से बताना भी, सपोज कीजिए जो आज का करंट प्राइस है वो है 1600। आज का प्राइस को 1600 पे बंद हुआ एचडीएफसी बैंक, नहीं, बंद किसी पे भी हुआ होगा, मतलब एग्जांपल के तौर पे अभी तो अभी आज का प्राइस है 1600, राइट। आज का ठीक है। मार्केट प्राइस है एचडीएफसी बैंक का 1600, तो मैंने 1600 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया। अब जब मैंने बाय किया, किसी ने मेरे को सेल किया, सेम इंश्योरेंस की तरह। सेलर कौन होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी। मैंने इसका 1600 का इंश्योरेंस बाय किया। अब इसमें मेरा सम इंश्योर्ड क्या है, यहाँ पे सम इंश्योर्ड था 10 लाख, यहाँ पे मेरा सम इंश्योर्ड है 1600, यानी कि स्ट्राइक प्राइस, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है। मैंने डिसाइड किया एक्सपायरी डेट विल बी 28 अगस्त। आज मैंने 25 अगस्त को कॉल ऑप्शन को बाय किया, एक्सपायरी डेट विल बी 28 अगस्त। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें क्या क्या डिसाइड होगा। सबसे पहले मैंने सेलर को बोला कि आप मेरे को एचडीएफसी बैंक का एक 1600 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस है 1600 का, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दो। उसने मेरे को सेल कर दिया, उसने मेरे से एक प्रीमियम बाय कर ली, प्रीमियम पे, मैंने उसको प्रीमियम पे कर दिया।
क्योंकि आज कोई भी मार्केट प्राइस है, अब 1600 का है, मेरे को आज 25 को मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपायरी 28 को है, तो 3-4 दिन का भी गैप है, मैं पहले ही उससे डील कर रहा हूँ कि मार्केट 28 को कोई भी रेट हो सकता है, 28 को 1650 भी हो सकता है, 28 को 1550 भी हो सकता है। तो मैंने उससे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर के बेस्ड। आज की डेट में मैंने फ्यूचर रिलेटेड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 1600 के हिसाब से 550 स्टॉक बाय करूंगा। मैं 28 अगस्त को आपसे 550 स्टॉक बाय करूंगा। उसके लिए मैं आज आपको एक टोकन मनी दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। क्लियर, समझ आ गया? पहले हाँ कॉन्ट्रैक्ट जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सभी को समझ आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? मैंने, मेरे पास राइट टू बाय है। अब इसको राइट टू बाय, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो राइट टू बाय है, अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो राइट टू सेल है। अब ये राइट क्या होगा हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट को समझ लो। इसके लिए एक एक्सपायरी डेट होगा, जो वीकली या मंथली हो सकता है। एक इसमें प्री स्पेसिफाइड प्राइस, आज की डेट में मैंने फ्यूचर का एक प्राइस फिक्स कर लिया, वो होगा स्ट्राइक प्राइस। मैंने 1600 का प्राइस फिक्स कर लिया कि मैं आज आपसे, आपको एक प्रीमियम पे कर रहा हूं। मैं 28 तारीख को आपसे 1600 रुपए के हिसाब से बाय करूंगा, उस दिन जो भी प्राइस हो। मैं आपसे आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एडवांस एक प्रीमियम दे रहा हूं। क्लियर? अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की तीनों टर्म समझ आ गई। इसके लिए मेरे को एक क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, फिक्स क्वांटिटी 550 क्वांटिटी है, राइट। अब मेरे को एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मैंने प्रीमियम पे कर दिया। अब मेरे पास एक एक्सपायरी डेट है जो कि 28 अगस्त है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने फाइनल कर ली आज के कॉन्ट्रैक्ट में। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंपेयर करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। लेट अस टेक एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको रियल लाइफ में, मोस्ट ऑफ आप में से कई लोगों ने उसको देखा भी होगा, मे बी करा भी होगा। एक प्रॉपर्टी डील, प्रॉपर्टी डील। मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनल की, मैं एक बायर हूं, किसी ने मेरे को सेल किया वो प्रॉपर्टी। आज मैंने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट का एक्सपायरी डेट होगा। मैंने बाय करी, सपोज मैंने प्रॉपर्टी का, हमने रेट डिसाइड कर लिया कि मैं आपसे प्रॉपर्टी बाय करूंगा 10 लाख में। सो 10 लाख मेरा क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस। 10 लाख विल बी माई स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपसे 10 लाख में एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, मैं बायर हूं। उसके लिए मैं आज एक प्रीमियम टोकन मनी दे रहा हूं, जो कि हो सकता है 25% ऑफ टोटल अमाउंट। 10 लाख का 25%, 2.5 लाख मैंने आज आपको पे कर दिया, राइट। आज प्रॉपर्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, हो सकता है आज 10 लाख हो सकता है आज 8 लाख हो, कुछ भी हो सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आज 10 लाख ही उसका प्रॉपर्टी का प्राइस है। आज मैंने आपसे प्रॉपर्टी 10 लाख में डिसाइड कर लिया आपसे कि मैं आपको प्रॉपर्टी की ये 25% में दे रहा हूँ पेमेंट। अब मैं फाइनल पेमेंट कब देनी है? मेरे लिए एक्सपायरी डेट कब होगी? नॉर्मल प्रॉपर्टी के जो फाइनल डेट होती है, एक्सपायरी डेट कितना होता है आपको अगर आइडिया हो? नॉर्मल मार्केट में कितना एक्सपायरी डेट होता है संजीव जी, एनीवन, विवेक, संतोष? फ्राइडे लास्ट नहीं नहीं, प्रॉपर्टी के लिए फ्राइडे अगर ऑफ आप एवरी प्रॉपर्टी मंथ। परचेज कर रहे हो, तो आप कितना उसको, पहले आपने 25% दे दिया प्रॉपर्टी के लिए, अब फाइनल पेमेंट आप कितनी देर बाद करते हो? जब रजिस्ट्री का टाइम आएगा जी। डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो रजिस्ट्री का नॉर्मल एक्सपायरी डेट होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ, हाँ जी, ठीक है। राइट। इसको 1 महीना भी रख सकते हैं, जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा। सपोज मैंने एक्सपायरी डेट रख ली 3 महीने की। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया? राइट टू बाय। पहले मैंने, आप, मेरे पास राइट आ गया कि मैं आपसे प्रॉपर्टी बाय करूंगा 10 लाख के हिसाब से। 10 लाख मेरा स्ट्राइक प्राइस आ गया। एक्सपायरी डेट आ गई मेरी 3 महीने की। आज मैंने अगस्त में किया, तो 3 महीने बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपसे प्रॉपर्टी बाय करूंगा। तो अब ये मेरा 3 महीने की एक्सपायरी हो गया। अब राइट टू बाय क्या है? अब सेलर, मेरे पास राइट टू बाय है, सेलर हैज ऑब्लिगेशन टू सेल। सेलर को ऑब्लिगेशन कैसे है, बायर को राइट कैसे है? अब 3 महीने बाद, कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने बाद अब प्रॉपर्टी का रेट, सपोज प्रॉपर्टी का रेट बाय चांस किसी भी रीजन से, एबीसीडी कोई भी रीजन हो गया, नेगेटिव रीजन हो गया, प्रॉपर्टी का रेट 10 लाख से 8 लाख रुपए रह जाता है। क्लियर? या 8 लाख रह जाता है, या उससे भी कम रहता है, सपोज 6 लाख रहता है। एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, प्रॉपर्टी का रेट 6 लाख रह गया। अब मेरे पास राइट टू बाय है, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन।
तो मैं सेलर को बोलूंगा कि आप प्रॉपर्टी मैं नहीं बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अब मैंने 2.5 लाख तो पे कर दिया, मेरा प्रॉपर्टी का रेट वैसे ही 6 लाख रह गया, तो मेरा 4 लाख का नुकसान हो रहा है। तो मैं हो सकता है वो 2.5 लाख अपना छोड़ दूं। या बहुत सारे केसेस में होता है कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे डील मैंने देखी सुनी भी है। लोग एकदम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एंड ऑफ मैच्योरिटी जब आता है उनके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता, तो उनको अपना मार्क जो टोकन मनी है उसको छोड़ना पड़ता है। संजीव जी, आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि जब एग्रीमेंट तो कर लिया, जी हाँ जी हाँ जी, 3 महीने बाद पैसा ही नहीं है, तो बंदा कहेगा यार मैंने जो आपको टोकन मनी दिया वो आप उसको रखो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो वो मेरे पास राइट टू बाय है, मेरे पास ऑब्लिगेशन, सेलर मेरे को जबरदस्ती बेच नहीं सकता है। मैंने 2.5 लाख दिया, मैं बोलूंगा 2.5 लाख आप अपने पास रखो, मैं यहाँ पे आपकी ये एग्रीमेंट कैंसिल करता हूँ। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, 10 लाख की प्रॉपर्टी डिसाइड करी, एक्सपायरी 3 महीने बाद प्रॉपर्टी का रेट हो गया 15 लाख। अब सेलर कहेगा मेरे को तो 2.5 लाख रुपया मैंने उससे लिया था, लेकिन प्रॉपर्टी का रेट 5 लाख बढ़ गया, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो सेलर आपको मना कर पाएगा? ही कैन नॉट रिफ्यूज टू सेल। उसको एग्रीमेंट उसने साइन किया, ही हैज ऑब्लिगेशन टू सेल। अब बायर के पास राइट है कि उसने प्रॉपर्टी अगर नहीं लेनी तो छोड़ सकता है, वो अपना मार्जिन मनी को छोड़ दे, फोरफिट करके छोड़ सकता है, लेकिन सेलर उसको मना नहीं कर सकता। सो सेलर हैज ऑब्लिगेशन, बायर हैज राइट, सेलर हैज ऑब्लिगेशन। यहाँ पे समझ आ गया आपको ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का इसके साथ कंपेयर करके? नव्या जी, अच्छा, इट यस मीन्स सर। यदि आपने कुछ कॉल ऑप्शन बाय करी है, राइट, तो आप यदि मतलब सेलर उस कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता। हाँ हाँ जी। सेलर, इजीली आप सेलर सेलर को, भाग नहीं सकता उस कॉन्ट्रैक्ट से। सेलर भाग नहीं सकता, सेलर को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बायर कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है। ठीक है, पर उस केस के अंदर उसको जो उसने मार्जिन मनी दी हुई है वो उसको जो प्रीमियम वो उसके फॉरफिट लिए हो है, जाएगी। वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, उसको प्रीमियम राइट। उसको चला जाएगा। ये आगे इसी वजह से ऑप्शंस में आपका पैसा जीरो होने का भी डर रहता है कि एक्सपायरी तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1600 रुपए के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, अब एक्सपायरी पे एचडीएफसी बैंक का प्राइस रह गया 1580 रुपए, राइट? तो आप उसको, आपको 550 क्वांटिटी नहीं बाय करोगे तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यही एग्रीमेंट यहाँ पे होता है। सो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गए, इसमें 3 हो गए, एक ऑप्शन बायर होगा, एक ऑप्शन सेलर होगा। ऑप्शन बायर को राइट है, ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन है, एक एक्सपायरी डेट होगा जिसको मेच्योरिटी डेट कहते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस होगा। क्लियर? समझ आ गया सभी को? नव्या, सीमा जी, सभी को? यस सर। जो बिगनर है यस सर, क्लियर है। यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये आप इसको, अगर नहीं क्लियर है किसी को तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हो। चलिए, अब ये हमारा एग्रीमेंट हो गया ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो तरह के। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है यूरोपियन कैटेगरी का, सेकंड है अमेरिकन। अब यूरोपियन कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, हम एक्सपायरी डेट से पहले सेलर को बोल नहीं सकते कि आप मेरे को ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सेल करो। हम एक्सपायरी डेट से पहले उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन होगा। सो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन पे ही उसका एग्जीक्यूशन होगा। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में मैं सेलर को बोल सकता हूँ कि मैंने 3 महीने से पहले प्रॉपर्टी बाय करनी है, या मैंने अपनी सिक्योरिटी बाय करनी है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मेरे को, आप पैसा पूरा पकड़ो, मेरे को सेल कर दो। जैसे कि प्रॉपर्टी में हम कर सकते हैं कि मैं, अगर मेरे को फुल पेमेंट करनी है तो मैं आज के दिन में पूरी पेमेंट कर सकता हूँ। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं 10 दिनों बाद उसको फुल पेमेंट देके अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वो अमेरिकन कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट आ गए। यूरोपियन में मैं 3 महीने से पहले उसको बोल नहीं सकता हूँ कि आप मेरे को वो एग्रीमेंट का फाइनल एग्जीक्यूशन करो। क्लियर हो गया? अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट में। इंडियन मार्केट में जितने भी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे ऑल आर यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी वजह से हम बोलते हैं सीई एंड पीई। मे बी आपको ये किसी को पता है या नहीं पता, सीई पीई इसीलिए यूज किया जाता है, कॉल यूरोपियन एंड पुट टू यूरोपियन। क्लियर हो गया? मैं आपसे पूछने ही वाला था, अभी ई क्यों लगाते हैं इसके। हाँ, सो दिस इज कॉल यूरोपियन। मार्केट में
80% जो बिगनर आते हैं उनको पता भी नहीं होता सी पी क्या है। मैंने सी ले लिया, मैंने पी ले लिया, मैंने सी क्यों लिया, मैंने पी क्यों लिया, किसी को नहीं पता होता। जो बिगनर आते हैं अमेरिकन सर, अमेरिकन क्या बोला था आपने? अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एक्सपायरी से पहले, जैसे मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट, आपने 3 महीने का अग्रीमेंट कर लिया, आप उसको बोलो कि मैं 3 महीने बाद आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट दूंगा, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास पूरी पेमेंट है, तो आप चाहे उसको 10 दिन बाद बोलो कि आप मेरे को पूरा पेमेंट लो, रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर दो। तो वो अमेरिकन कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम सेलर को बिफोर एक्सपायरी कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं। जो एग्रीमेंट मैंने साइन किया था उसका फाइनल पेमेंट करके मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट से ही करेंगे, उससे पहले नहीं हम उसको बोल सकते। क्लियर? इस कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्जिट कभी भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन और एग्जिट होने में दोनों में फर्क है। हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट कभी भी हो सकते हैं कि मैंने कॉल लिया उसको, ऐसा नहीं मैं अगर मैंने कॉल बाय कर लिया एक्सपायरी पे ही सेल कर पाऊंगा, चाहे आप अगले सेकंड में सेल कर दो। उसमें से एग्जिट में कभी भी हो सकता हूँ। अगर मैंने कॉल बाय किया है, राइट, मैंने बाय कर लिया, और उसको सेल मैंने 100 पे बाय किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का वो प्राइस खरीदा था मैंने 1600 का, अब प्राइस मैंने 1590 पे भेज दिया, मैंने 1580 पे भेज दिया। अब मैंने बाय कब किया था, मैंने प्रीमियम कितना पे किया था, उसमें मेरे प्रीमियम पे कितना इंक्रीमेंट हो गया या लॉस हो गया, उसमें से एग्जिट मैं कभी भी कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मेरे को एक्सपायरी पे ही उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर मैंने कॉल बाय कर लिया उसको सेल में कभी भी कर सकता हूँ, मैं इसको स्क्वायर ऑफ कभी भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्क्वायर ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन करूंगा। अब इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी, इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी, उनकी विजय एक्सपायरी। साहब एक बात बताना, जैसे सपोज करो जैसे मैंने कॉल बाय किया तो उस केस के अंदर क्या रहता है? जैसे मैंने 1600 रुपये में HDFC बैंक बाय कर दिया, 550 का एक लॉट बाय किया, इन दैट केस वो जैसे उसका प्राइस बढ़ने से फायदा होएगा, कम होने से फायदा क्या? आगे हम ये डिस्कस करेंगे। कॉल मैं अदरवाइज बता देता हूँ। कॉल और पुट दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल मैं तब लूंगा जब मेरे को पता है आज HDFC बैंक का प्राइस 1589 और मैंने, अब मेरे को लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, सो मैं कॉल बाय करूंगा। अब ये मेरा HDFC बैंक क्या है, मेरा अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, राइट। अब ठीक है ये जी। डेरिवेटिव्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम HDFC बैंक। जैसे मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल क्या है, अंडरलाइंग सिक्योरिटी है। क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होगा तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस चेंज होगा, यानी कि उसके बाई प्रोडक्ट का प्राइस। ऐसे ही जब HDFC बैंक का प्राइस होगा, HDFC बैंक इज अंडरलाइंग सिक्योरिटी। ऐसे इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, दीज इंडेक्सेस और इंडाइसेस, दे आर अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। अब जैसे अंडरलाइंग सिक्योरिटी का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग कॉल और पुट का प्राइस चेंज होगा। ये कैसे, इनका रिलेशन क्या है? कॉल का जो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडरलाइंग सिक्योरिटी के प्राइस से, कि जैसे HDFC बैंक का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा। अगर मैंने 10 रुपए की कॉल बाय करी, प्राइस 1580 था, जब ये मेरा प्राइस 1600 चला जाएगा, 20 रुपए स्पॉट ने, इसने HDFC का प्राइस 20 रुपए बढ़ गया, मेरा कॉल का प्रीमियम भी कुछ बढ़ेगा। नॉट एग्जैक्टली 20 रुपए बढ़ेगा, कुछ एक परसेंटेज ऑफ दिस नहीं 20 रुपए। यही पता, यही थोड़ा सा मेरे को सीखना था अभी। आपको जैसे वही सपोज बता रहा करो हूँ, कॉल कब लेनी है, जब मार्केट ऊपर जाएगी। 1580 रुपए के अंदर, ठीक है, तो ये 10 10 रुपए प्रीमियम वाला जो उसका ये मतलब शेयर, मतलब ये क्या लो, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है इसका ऑप्शन, मैं कि ये आपको फिक्स बता रहा रहता है 10%? हूँ। मैंने कॉल बाय करना है, ठीक है, जब मेरे को एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। राइट। अब इसका मेरा रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से। सपोज मेरी अंडरलाइंग सिक्योरिटी HDFC बैंक। अब मैंने कॉल बाय करी, मैंने कोई प्रीमियम पे किया, ठीक है जी। मेरे को फायदा कब होगा, जब मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। मैंने 10 रुपए पे खरीदा है, अगर 15 रुपए पे जाएगा तभी मेरे को फायदा होगा। मैंने ठीक चीज है जी। सस्ते में खरीदी, महंगे में बेचूंगा तभी फायदा होगा ना। बिल्कुल ठीक है जी। तो कॉल का प्राइस का प्रीमियम जो है वो HDFC के प्राइस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर HDFC का ओके। प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर HDFC प्राइस नीचे चला जाएगा, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन वो प्राइस चला गया नीचे, मेरी एक्सपेक्टेशन के उल्टा चला गया, तो यहाँ पे मेरे को लॉस होगा, तो मेरा प्रीमियम नीचे जाना शुरू हो जाएगा।
सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एचडीएफसी का प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, एचडीएफसी का प्राइस नीचे जाएगा तो मेरा कॉल का प्रीमियम नीचे तो जाएगा। इसमें जो जो प्रॉफिट होएगा वो प्रॉफिट कितना होएगा, डिफरेंस ऑफ प्रीमियम प्रीमियम का डिफरेंस, बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। लॉट साइज। तो जैसे अगर 10 से 15 हुआ अगर तो ये 10 से 20 हो गया, सपोज ये 10 से 20 हो गया, 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 550। 50 की क्वांटिटी, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा एक लॉट पे? 150 × 10, मेरा 5500 का प्रॉफिट होगा। ओके। क्लियर? सो कॉल क्लियर। का अंडरलाइन सिक्योरिटी के साथ डेरिवेटिव का, अंडरलाइन सिक्योरिटी के साथ कॉल ऑप्शन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने कॉल बाय करी है तो मेरा एचडीएफसी का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा, एचडीएफसी का प्राइस नीचे जाएगा तो मेरे को लॉस आएगा, मेरा प्रीमियम नीचे जाना शुरू है। सो इसी तो तरह से ये पता कैसे चलता है ये प्रीमियम अभी बढ़ गया कम हो गया, इसका कुछ स्पेशल? तो लाइव जैसे हम तो मार्केट, स्टॉक में तो हम वॉच लिस्ट के अंदर रख लेते हैं जी। वो तो लाइव मार्केट में आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का आपके सामने प्राइस आएगा वो तो। अगर आपने ठीक है एचडीएफसी का ठीक। स्टॉक बाय किया तो आपको पता ही है ना एचडीएफसी का स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है। वैसे ही जब आप इस कॉल या पुट को बाय करोगे उसका भी प्रीमियम आपको दिखेगा ऊपर या नीचे जा, उसका भी चार्ट होगा, सब कुछ होगा वैसे ही। वो बता दीजिएगा जब नहीं, वो सारा कभी। आगे आगे करेंगे, अभी जस्ट फर्स्ट स्टेज है। ठीक है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ ये कॉल और पुट का क्या डिफरेंस होता है और इसका क्या रिलेशन होता है हमारे अंडरलाइंग सिक्योरिटी के साथ। अब पुट का रिलेशन क्या होगा? पुट का रिलेशन हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटी के साथ ऑपोजिट होगा। पुट कब लेते हैं? जब मेरे को पता है कि प्राइस नीचे जाएगा मार्केट का। पुट तब लेंगे ना जब मार्केट, मैंने आपको बोला मार्केट में हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि मार्केट की दोनों डायरेक्शन को हम ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तब भी ट्रेड कर सकते हैं, नीचे जाएगा तब भी ट्रेड। तो मार्केट अगर नीचे जानी है तो मैं पुट बाय करूंगा। सपोज मेरे को पता है कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अभी 1600 रुपये पे है, तो मैं 1600 की पुट बाय करूंगा। अब पुट बाय किया 10 रुपए पे, स्टॉक का प्राइस 1600 से 1580 आ गया, पुट का प्रीमियम 10 से 15 बढ़ गया। सो पुट का रिलेशन हमारे अंडरलाइंग सिक्योरिटी के साथ ऑपोजिट होगा। अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा पुट का प्रीमियम नीचे हो जाएगा। ये ऑपोजिट रिलेशन है। पुट मैं तब बाय करूंगा जब मार्केट नीचे जानी है, लेकिन मार्केट अगर नीचे नहीं गई ऊपर चली गई तो मेरा लॉस होगा, यानी कि मेरा प्रीमियम नीचे जाना शुरू हो जाएगा। मैंने डायरेक्शन परचेज करी है, इसमें मैं एक डायरेक्शन, कॉल या पुट लेने के टाइम मैं एक डायरेक्शन को परचेज कर रहा हूँ। कॉल बाय कर रहा हूँ, तो तो ऊपर की इसका डायरेक्शन। मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब जिस डायरेक्शन को आपने परचेज किया यदि उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट रहती है तो मेरा प्रॉफिट है। यस, नेचुरली आपकी अगर असेसमेंट सही है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपकी असेसमेंट गलत है तो आपको लॉस होगा। क्लियर एवरीवन? यस नो प्लीज बता दो, सभी को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये कॉल और पुट का डिफरेंस समझ आ गया आपको? इसका रिलेशन यस विद सर। और अंडरलाइंग सिक्योरिटी समझ आ गया? Yes, sir. Clear है। हाँ जी, क्लियर है सर। ठीक है। सो ये आ गए हमारे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट, ऑप्शन के फीचर क्या है? सो ऑप्शन के फीचर क्या है? इसमें एक ऑप्शन होल्डर होगा जिसको बोलते हैं ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर होगा जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन राइटर। मे बी आपने नाम ये वर्ड सुना हो, ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ये वर्ड राइटर के लिए। आप में से किसी को इंश्योरेंस का प्रोडक्ट के बारे में पता है? इंश्योरेंस, प्रैक्टिकली इंश्योरेंस का प्रोडक्ट के बारे में आपको किसी को पता हो? संजीव जी, आपने कभी इंश्योरेंस के बेसिक समझे हैं कभी? नहीं इंश्योरेंस नहीं। में अगर आपने, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये राइटर वर्ड कहाँ से आया? इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर मैंने अपना, सपोज मैंने एक अपना वो लेना है, रिस्क कवर अपना लाइफ का मैंने इंश्योरेंस लेना है, मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया। अब मैंने उसके लिए प्रीमियम पे कर दिया 20, 25, 30 हजार, जो भी मेरी एज के अकॉर्डिंग होगा। तो अब मैंने, मेरे से उसके एजेंट ने या उसके एडवाइजर ने मेरे से साइन करवा लिया, सारा एग्रीमेंट साइन करवा लिया, सब कुछ फिल करा लिया, पेमेंट का चेक ले लिया, मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए, एबीसीडी सब कुछ करके, तो क्या श्योर है कि मेरे को 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा? इज इट श्योर? No. नहीं होगा। तो नहीं. कौन कौन डिसाइड करेगा कि मेरे को 1 करोड़ का इंश्योरेंस देना है या नहीं देना?
कंपनी, राइटर, राइटर। वहां पे कंपनी के बैक एंड ऑफिस में देर इज समबडी हु इज वर्किंग एज राइटर। वो राइटर क्या करेगा? वो आपके इंश्योरेंस की असेसमेंट करेगा। क्या आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए सूटेबल है? आपकी इनकम तो होगी मंथली 10,000 रुपया, तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपकी आपकी टोटल असेसमेंट होगी, आपकी एज की, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपका एबीसीडी। हो सकता है किसी को बहुत सिवियर डिसीज हो, अब किसी को कोई कैंसर है या कुछ है जो कि फाइनल स्टेजेस में, उसको इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। वो असेसमेंट जो राइटर है उसको निग्लेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब किसी की इनकम 10,000 रुपये महीने, वो कहेगा कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए 1 करोड़ का, वो भी नहीं मिलेगा। वो सारे चेकलिस्ट को चेक करेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर रहा है तो मैं इसको इंश्योरेंस दूंगा, अदरवाइज मैं इंश्योरेंस रिजेक्ट करके उसका प्रीमियम मैं वापस कर दूंगा। तो ये यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में कौन डिसाइड करता है? राइटर। राइटर डिसाइड करेगा कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा 1 करोड़ का मिलेगा, या आपकी आपकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो नेटवर्थ बन रही है या आपकी जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो आपको 1 करोड़ क्या नहीं मिलेगा, आपको 50 लाख मिल सकता है या आपको 60 लाख मिल सकता है। ये सारी जो डिसीजन है वो राइटर लेता है। अब इसको मार्केट में मैंने आपको, क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ऑप्शंस, तो ऑप्शन का इसलिए हम कंपेयर करेंगे इंश्योरेंस के साथ। जैसे वहां पे एक राइटर होता है हु इज डिसाइडिंग द टर्म्स, वो मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करता है, या आपके इंश्योरेंस का मूवमेंट उसका डिसीजन वही इंश्योरेंस का लेता है कि मैंने इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन राइटर क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि ऑप्शन सेलर कौन है? मैंने प्रीमियम पे किया, मैं एक बायर हूं, आप एक सेलर है। अब यहाँ पे वही डिफरेंस, बायर ने, आपने सपोज 10,000 का प्रीमियम किया, आपको 10 लाख का कवर मिल गया इंश्योरेंस में। ऐसे ही बायर ने तो कम प्रीमियम पे करेगा, सेलर को ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कंपनी को एक पॉलिसी के पीछे 10 लाख का मार्जिन अपना होल्ड करना पड़ता है। 10 बंदों को इंश्योरेंस दे दिया तो 1 करोड़ का मार्जिन होल्ड करना पड़ेगा उनको, उनके पास उतना कैपिटल होना चाहिए। सो बायर और सेलर में क्या डिफरेंस आ गया? बायर, they can buy options with low capital, but seller have to give bigger margin because they have to give the security. So seller को big capital की requirement है, सेलर नीड बिग कैपिटल। सो सेलर को एक राइटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर द वन हु आर डिसाइडिंग द मार्केट मूवमेंट। मेजरली ये डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट। सेलर आर मार्केट कंट्रोलर, सेलर्स को बोला जाता है कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मार्केट को, एक बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है? किसी भी एक सेगमेंट में, आप किसी भी एक सेगमेंट में काम कर लो, उस सेगमेंट में, जैसे संजीव आप बैंकिंग में ले लो, बैंक में एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो एचडीएफसी बैंक में बहुत सारी पॉलिसीज का वो अब यहाँ पे नॉर्मली आरबीआई करता है, लेकिन मार्केट में जो कंपटीशन को लीड कौन करता है? जो बड़ा पार्टिसिपेंट होगा, जिसके पास बड़ा पैसा होगा, वो अपना छोटे मार्जिन में बड़ा वॉल्यूम से काम कर सकता है, तो मार्केट में प्रॉफिट बना सकता है। अब रिलायंस इंडस्ट्री है, वो छोटे छोटे बिजनेस को, बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर कर रहा है क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल है। सो मार्केट को कंट्रोल करते हैं बिग मनी प्लेयर्स। बिग मनी प्लेयर्स जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी, बिग मनी और स्मार्ट मनी प्लेयर्स। ऑप्शन सेलर्स आर बिग मनी प्लेयर्स, उनको बिग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, सो उनको इसलिए राइटर बोला जाता है। दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट बिकॉज दे आर बिग मनी प्लेयर्स। ज्यादातर मार्केट में जो कंट्रोल होता है ऑप्शन सेलर्स का होता है। तो हम जब मार्केट में जो भी कंडीशंस को डिसाइड करेंगे आगे में कि मार्केट डायरेक्शन कैसे होगी, मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा, वी विल कंसिडर with respect to the perception or the observation of the writers or sellers। तो मार्केट का जो भी हम असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से करेंगे, या उनके, हम ये सोचेंगे कि सेलर क्या सोच रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वो अपनी पोजीशन से डिसाइड करनी है कि सेलर इस जगह पे क्या सोच रहा है, मैं अपनी पोजीशन कैसे बनाऊंगा सेलर की सोच के अकॉर्डिंग। बायर और सेलर दो है, तो बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, लेकिन मार्केट को ज्यादातर कंट्रोल कौन कर रहा है? वो सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। सो सेलर्स आर बिग मनी प्लेयर्स, उनको बड़े मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको आगे मोर डिटेल में समझाऊंगा। सपोज
अगर आपने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सभी को, अगर मैंने बात करी HDFC बैंक का 1600 का लॉट साइज, विवेक जी आप देखेंगे HDFC बैंक के 1600 का कॉल का प्रीमियम अभी क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। HDFC बैंक में 1600 की कॉल अगर मैंने बाय करनी है तो इसका आज का प्रीमियम चल रहा है 30 रुपीज, एग्जैक्टली 30.4, मैं रफली लेता हूँ 30 रुपीज, राइट। ये 30 रुपीज का इसका प्रीमियम चल रहा है। तो मेरे को ये प्रीमियम मैंने अगर पे करना है तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? 30 × 550, अप्रोक्सीमेटली 16,000, रफली, राइट। मैं इसको रफली लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 16,000। अगर मैं HDFC बैंक का एक कॉल बाय कर रहा हूं तो मेरे को 16,000 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर एज ए सेलर मेरे को इसको सेल करना पड़ेगा तो मेरे को कितना मार्जिन देना पड़ेगा? एज ए सेलर मेरे को कितना मार्जिन देना पड़ेगा? एज ए सेलर मैं इसको सेल कर रहा हूं तो मेरे को 1,70,000 रुपए का मार्जिन देना पड़ रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि ऑप्शन बायर और सेलर में कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या फर्क है। मैं सिर्फ नहीं, 1,70,000 आपने कैसे निकाला? ये आपको यहाँ पे मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, वो आपको प्लेटफॉर्म पे शो होगा कि कितना मार्जिन देना पड़ेगा आपको। सो अगर आपने कॉल को बाय करना है, आप एक बायर हो, आप एक सेलर हो, एक कॉल को बाय करने के लिए आपको 16,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन सेलर को उसके लिए 1,70,000 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। मार्जिन, उसको प्रीमियम तो मिल रहा है 16,000 का, लेकिन उसका मार्जिन की रिक्वायरमेंट, जो ब्रोकर उसका मार्जिन होल्ड करेगा वो रहेगा 1,70,000 रुपए। सो दैट मीन्स ही नीड मोर कैपिटल। अगर मैं 10 लॉट HDFC बैंक के बाय करता हूं तो मेरे को 1,60,000 रुपया देना पड़ेगा 10 लॉट बाय करने के लिए। लेकिन उसको अगर 10 लॉट बाय करने हैं तो आप देख लीजिए 1.7 लाख इंटू 10, क्लियर। उसको 10 लाख या 11 लाख रुपए का मार्जिन पेड़ा करना है, सॉरी 17 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा, क्लियर। सो ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर दे रिक्वायर मोर मनी, दे आर बिग मनी प्लेयर, दे नीड मोर कैपिटल, सो मार्केट उनको फेवर करती है। ऐसे ही जब मैं इंश्योरेंस बाय करता हूं तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की जाती है सारी पॉलिसी पे, वो मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, वो एक सेलर ही डिसाइड करेगा, बिकॉज दे आर बिग मनी प्लेयर। मैं 20,000 का प्रीमियम पे करके 10 लाख का कैपिटल का मार्जिन ले रहा हूँ, 10 लाख का रिस्क कवर ले रहा हूँ, तो दे नीड मोर मनी। अगर मैंने 10 लोगों को इंश्योरेंस बेचना है तो मेरे को 1 करोड़ का मार्जिन रखना पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर दे नीड लो कैपिटल, ऑप्शन सेलर नीड मोर कैपिटल, सो दे आर द वन हु डिसाइड्स द मार्केट डायरेक्शंस। ऐसा नहीं कि उनको भी स्टॉप लॉस नहीं लगते, उनका भी लॉस नहीं होता, लॉस दोनों का होता है। लेकिन मार्केट अगर फेवर करती है 70% टाइम वो सेलर को फेवर करती है, 30% टाइम वो बायर को फेवर करती है। सो मार्केट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेलर। सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, बायर को कम प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बायर को हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है, मैंने स्पेशली ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है कि हमने अगर ऑप्शन बाइंग फॉर अ बिगिनर, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। लेकिन ऑप्शन सेलर को कैपिटल ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे एडवाइजेबल होता है आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजीज करेंगे कि जो ये 30% टाइम हमें मार्केट फेवर करेगी, हमने उस 30% टाइम का बेनिफिट लेंगे। हमने ऐसे सेटअप ऐसे टाइम पे करना है कि जहां पे मिनिमम मेरा टाइम का लॉस हो, राइट। समझ आ गया आपको ऑप्शन बायर और सेलर में? अब एक डिफरेंस और है ऑप्शन बायर और सेलर में। ऑप्शन बायर, ये यू कैन नोट इट दिस पॉइंट ऑल्सो, अगर आपने पहला भी है, बायर और सेलर में एक मेजर डिफरेंस और है। ऑप्शन बायर हैज लिमिटेड रिस्क बट ही हैज पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड प्रॉफिट।
अनलिमिटेड। बायर को लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन सेलर को चाहे मार्केट 70% फेवर कर रही है, सेलर को बड़ा कैपिटल चाहिए, लेकिन उसका जो रिस्क, उसका रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉफिट उसका लिमिटेड है। बायर को लिमिटेड रिस्क है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है, लेकिन मार्केट फिर भी सेलर को फेवर देती है। अब ये डिफरेंस कैसे है मैं आपको बताता हूं। आपने एचडीएफसी बैंक का 30 रुपए का एक लॉट बाय किया 1600 रुपए के प्राइस के हिसाब से, राइट। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया एचडीएफसी बैंक का, जिसका प्रीमियम पे किया आपने 30 रुपीज 1600 के प्राइस के हिसाब से, यानी कि मार्केट 1600 पे जाना चाहिए। अब मैंने 30 रुपए का प्रीमियम पे किया, मार्केट एक्सपायरी पे सपोज 1600 से 1800 जा सकती है, 1600 से 1700 भी जा सकती है, तो मेरा ये प्रीमियम में पोटेंशियल। अब सबसे पहले प्रीमियम का लिमिटेड रिस्क कैसे है, इसको अगेन यू कैन कंपेयर विद इंश्योरेंस। आपका लिमिटेड रिस्क कैसे है, आपका लिमिटेड रिस्क इस वजह से है क्योंकि आपका प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी तक 30 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 16,000 का लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। एक्सपायरी पे ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, यू विल बी इन द लॉस ऑफ 16,000 ऑन वन लॉट। लेकिन इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट का कैसे पोटेंशियल है, ये 30 रुपए वाला प्रीमियम 3,000 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, जितना मार्केट ऊपर जाएगा। सपोज ये 1800 चला गया, हो सकता है ये 30 रुपए वाला 300 भी हो जाए। और ये होता भी ऐसे, इसी को बोलते हैं हम जीरो हीरो ट्रेड बनती है। 10 रुपए वाला प्रीमियम 1,000 रुपये भी पहुंच जाता है, 10 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपये भी पहुंच जाता है, कैपिटल आपका 2 गुना 4 गुना 10 गुना भी हो जाता है, इतना पोटेंशियल है इसमें। सो बायर को लिमिटेड रिस्क है, जितना उसने प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा उसको रिस्क नहीं है। एक लॉट पे किया 10 लॉट पे किया, जितना प्रीमियम पे है मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ लॉट्स, उसका उतना रिस्क है। लेकिन सेलर को अनलिमिटेड, उसको सेलर को प्रॉफिट कितना है, 16,000 रुपये प्रीमियम आपने पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को आपने 16,000 का प्रीमियम पे किया, उसको रिस्क कितना है, उसको 10 लाख का रिस्क है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 16,000। अगर आप एक्सीडेंट का कवर लेते हो तो हो सकता है आप 10 लाख का भी कवर ले लो, आप क्लेम 10 लाख का भी ले लो, हो सकता है 1 लाख का ले लो, हो सकता है 2 लाख का ले लो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी कोई नहीं है, प्रीमियम कितना भी ऊपर जा सकता है। 10 रुपए वाला प्रीमियम 1,000 भी हो सकता है, 10 रुपए वाला प्रीमियम 200 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और रिस्क सिर्फ ये है कि 10 रुपए वाला प्रीमियम जीरो हो सकता है। सो बायर हैज अनलिमिटेड रिस्क, लिमिटेड लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन सेलर को अनलिमिटेड रिस्क है, जो उसने 10 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया है, अब मार्केट अगर उसके ऊपर चली जाती है, मार्केट उसने 1,600 रुपए वाला प्रीमियम सेल किया, मार्केट चली गई 1,800 पे, उसका तो अनलिमिटेड रिस्क का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, 30 वाला 300 होएगा, तो सेलर का लॉस होगा वो। अगर बायर का प्रॉफिट हो रहा है सेलर का लॉस होगा। सो सेलर हैज अनलिमिटेड रिस्क, लिमिटेड प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया। 16,000 का प्रीमियम रिसीव किया, मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000 है। क्लियर, समझ आ गया डिफरेंस बायर और सेलर में। सर हाँ जी। अनलिमिटेड रिस्क कैसे हुआ इसका, क्योंकि देखो इसने भी तो, सपोज इसने भी अगर कॉल अगर बेची है कोई 30 रुपए में ही बेची है सपोज, ठीक है, तो 16,000 रुपया इसका गया, लेकिन इसको इसको पूरा 16,000 ही गया ना फिर। इसको 16,000 क्रेडिट मिलेगा। इसको 16,000 क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर चली गई कॉल तो तो ये कितना? प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैंने 30 रुपए की चीज बेची, उसका प्राइस मैंने उस चीज को बाय कब करना है, जब नीचे जाएगी, लेकिन प्राइस 30 से 50 पहुंच गया, तो मेरा 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना। वो 50 की बजाय 100 भी हो सकता है, अगर मैं स्टॉप लॉस तो लेना ही लेना है, लेकिन पोटेंशियल ऑफ रिस्क अनलिमिटेड है। स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली वो भी लेगा, वो 30 से 35 पे 40 पे कहीं पे भी बेचना पड़ेगा, उसको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन बायर का स्टॉप लॉस, ज्यादा से ज्यादा बायर का लॉस कितना हो सकता है, 30 रुपए, अगर स्टॉप लॉस नहीं लेता तो जीरो हो जाएगा। समझ आया आपको। हाँ जी सर, जब वो एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद ज्यादा पता लगेगा।
नहीं, यहाँ पे आप एक बार इस चीज को क्लियर कर लो। मैं इसको हाँ जी इसको तो थोड़ा हो गया क्लियर। अब जो और सेलर ने उसका सेलर लिमिटेड लिमिटेड सर प्रॉफिट कैसे हुआ उसका? उसको लिमिटेड ज्यादा से प्रॉफिट इसलिए वो उसका प्रॉफिट कितना है? 30 रुपए से ज्यादा तो नहीं मिलेगा उसको पैसा। 30 रुपए मीन्स 16,000। उससे तो डिक्रीज ही होगी हमेशा, अगर स्टॉक बढ़ गया तो। डिक्रीज होगा तो उसको बेनिफिट होगा। अगर तीस बट हाँ, अगर नहीं, अगर स्टॉक डिक्रीज डिक्रीज अगर अगर स्टॉक बढ़ गया तो उसका प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको उतना ही लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ जी स्टॉक अगर बढ़ गया तो। अगर बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है तो इसको अनलिमिटेड रिस्क का पोटेंशियल है। क्लियर? ठीक है। एवरीवन, यस नो? यस सर। संतोष जी, श्रीवास्तव जी, संजीव, सभी को, नव्या? यस सर। हाँ जी क्लियर है जी। सो ये डिफरेंस आ गया। देन स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, मैंने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, सपोज मैंने जिस लॉट को भी बाय करना है, 1600 का प्राइस कॉल बाय करना है या 1600 का पुट बाय करना है, तो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। जो भी मैंने पर्टिकुलर लेवल, मैंने मार्केट की जिस लेवल को परचेज करना है, हमने डायरेक्शन बाय करनी है किसी एक लेवल की, मैंने बाय करना है कि एचडीएफसी बैंक 1800 पे जाएगा, तो मैं 1800 का प्राइस बाय करूंगा। दैट विल बी माई स्ट्राइक प्राइस। मेरे को लगता है 1600, 1500, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपायरी डेट क्या होगा? अब सर स्टॉक्स में। इसमें ना, सर इसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है। हाँ जी, बोलो। ये थोड़ा सा ना, जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस यदि 1600 चल रहा है, हाँ ठीक है, आप इसी को एग्जांपल के तौर पे मान के चले, अभी 1600 एचडीएफसी का जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, तो यदि मैंने कॉल ऑप्शन लेनी है तो वो मैं 1600 पे लूंगा, किस किस ढंग से लूंगा? जैसे सपोज करो अभी मैंने मैंने बोला, मैंने अभी 28 भी अगस्त की बोला ले आपको ली। कि वी विल डिस्कस इट फर्दर, कि कौन सी कॉल बाय करनी है या कौन सी पुट बाय करनी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग पैरामीटर होंगे उसके लिए। नहीं तो फिर उस केस ये स्ट्राइक प्राइस समझ नहीं ना आ रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब, जैसे अभी आपने 1800 रुपये बोला, अभी करंट प्राइस चल रहा है 1600, और आप स्ट्राइक प्राइस ये 1800 कैसे हुआ? 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए। ये एक होती है ऑप्शन चेन। मे बी आपने नाम सुना हो, ऑप्शन चेन। इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। इसके लिए मैं एचडीएफसी बैंक का सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन चेन। ये सारे स्टॉक है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, इतने स्टॉक्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 160 या 200 की रेंज में होंगे ये स्टॉक्स। इसको क्या क्या बताया आपने, क्या चेन है? ऑप्शन चेन इसको बोलते हैं, ऑप्शन ऑप्शन। चेन। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक बार चलो फिर भी बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्राइक। ये दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस। हाँ जी हाँ जी। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1360 टू मैक्सिमम कितने हैं? हो सकता है मैक्सिमम 2000। आप एचडीएफसी बैंक का 1320 रुपए से लेके 2000 तक का कोई भी प्राइस चूज कर सकते हो। अब सपोज कीजिए सर, मैंने अभी चल रहा है 1600 और मैंने कर लिया 2000। हाँ अब हाँ। ठीक है, तो मेरे को इसका अब मेरा जो इसका प्रीमियम सपोज कीजिए 10 रुपए है, आप देख एग्जाम्पल लो, के तौर पे। अभी देख लो, 1 मिनट 1 मिनट। अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, मार्केट का आज का प्राइस जो क्लोजिंग है 1625 है, जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है। ठीक है 1625, ठीक है लगा लीजिए जी। अब मैंने अभी मैंने अभी अभी मैंने कॉल ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं 1600 का बाय करता हूं तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा 30 रुपये 50 पैसे, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर 1650 का बाय करूंगा मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा 3 रुपये 90 पैसे। अगर मैंने 2000 का बाय करना है तो मेरा प्रीमियम कितना है? 15 पैसे। अभी मेरे को फायदा तभी होगा यदि मैंने 2000 का किया, तो मेरे को फायदा तभी होगा जब ये 2000 से ऊपर जाएगा, तो ऐसा। या आगे आप एक बार अभी इस लेवल तक इतना ही समझो कि स्ट्राइक प्राइस में कोई भी चूज करूंगा। कैसे चूज नहीं कर? मेरे को ना, एक्चुअली क्या, मेरे को स्ट्राइक प्राइस नहीं समझ आ रहा, इस वजह स्ट्राइक से पूछ प्राइस रहा हूँ। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या जैसे है? मैंने 2000 कर एक लिया तो। मिनट, मैंने आपसे प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करा, मैंने 10 लाख में प्रॉपर्टी बाय करनी है आपसे, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस 10 लाख है। मैंने आपसे इंश्योरेंस लिया, मेरा रिस्क कवर ठीक है, मिलेगा तो 20 लाख। यदि मैं 2000 में बाय करूंगा तो मेरा स्ट्राइक प्राइस 2000 ही होएगा। हाँ, जो मेरे को लगता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है, वो मैं फर्दर डिसाइड करूँ।
अब मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई चॉइस, लेकिन मेरी कैलकुलेशन सही है गलत है वो आगे डिस्कस करेंगे। मैं कोई भी चॉइस कर रहा हूं, मेरे पास अवेलेबिलिटी कितने कॉन्ट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी है, 1320 रुपए से लेके 2000 का, इतने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूँ। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द करंट मार्केट प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली आपके कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे। आपका सर एक करंट करंट मार्केट प्राइस को हम ट्रेडिंग प्राइस भी बोलेंगे ना? करंट मार्केट प्राइस जो स्पॉट प्राइस जिसको बोलते हैं, 1625 रुपए जो, सॉरी सॉरी, दैट इज करंट मार्केट प्राइस। स्पॉट प्राइस दैट इज। इसको बोलेंगे स्पॉट प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ आर अंडरलाइन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। सारी सिक्योरिटी मैंने कॉल या पुट किसकी बाय करनी है, अंडरलाइन सिक्योरिटी। अंडरलाइन सिक्योरिटी कौन सी है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी का करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1625। उसके अकॉर्डिंगली मेरा ऑप्शंस का प्राइस चेंज होगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, इस प्राइस के अकॉर्डिंगली मेरा ऑप्शन का प्राइस चेंज होगा। ये जो जैसे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे कॉल या पुट ऑप्शन के प्राइस मूव करेंगे। गॉट इट? यहाँ संजीव? कॉल पुट कहाँ मेंशन्ड है सर? हाँ जी। यहाँ कॉल पुट मेंशन्ड है? आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ कॉल पुट मेंशन्ड है सर? हाँ, मेंशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ये पूरा टेबल आपको, आपको सारा सारा टेबल को एनालाइज करना है। ये सारे टेबल ठीक को है सर। एनालाइज करना है आपने कॉल और पुट को लेने के लिए, इतना बड़ा डेटा है, आपने इसको एनालाइज ठीक। करना होता है जब भी ट्रेड करना है। ठीक है? ये यस सर। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस इसको बोलते हैं। इक्विटी को ट्रेड करने के लिए आपको क्या डेटा चाहिए होता है, आपको प्राइस एंड वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम। चार्ट करना है, सिंपली हमने ट्रेड कर देना, एनालिसिस करना है। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आपको इतना बड़ा डेटा एनालाइज करना होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। विल डिस्कस इट विद वेरी सिंपल वे। लेकिन ये पूरा डेटा आपको एनालाइज करना होता है जब भी हमने कॉल या पुट को ट्रेड करना है, बाय करना है या सेल करना है। सर ये एनएससी की साइड पे थीटा गामा नहीं दिखता है? ये पेड, डेल्टा। एमएससी के पेड वर्जन में होता है, ओके। फ्री वाले वर्जन में नहीं होता। आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। हाँ उसमें दिखता है सर। ये क्लियर हो गया सबको, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल? संजीव, नव्या? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। Yes, sir. ठीक है जी। सो ये हमारे ऑप्शन के फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन का प्रीमियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन का प्रीमियम। हमने प्रीमियम पे करना है, कितना प्रीमियम पे करना है, उस वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर्मूला लिख लीजिए, आगे हम इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। प्रीमियम इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला आईवी प्लस ईवी, वेयर आईवी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ईवी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईवी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ईवी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो मैंने 30 रुपीज का जो मेरा प्रीमियम आया 1600 के कॉल का, वो 30 रुपए कैसे बना, वो इन दो वैल्यू से बना है। अब इनको हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे कल कि ये वैल्यू होती क्या है और इसका क्या यूज है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर? यहाँ क्लियर है। तक, यहाँ तक कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। आज का हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन या डाउट है तो अभी आप दोबारा पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट में। आई रिविजिट द ऑल द स्लाइड्स। आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दीजिए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट? नो सर। क्लियर? यहाँ पे समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी। लास्ट ये पार्ट, सर ये अभी मैं ये सारे बेसिक समझने बहुत जरूरी है अगर हमने ऑप्शंस को डिटेल में समझना। यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट से ऑप्शन थोड़ा सा ये अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता है। क्लियर? सर मैं अभी एचडीएफसी आपने बताया इसलिए मैं चार्ट देखा उसका। हाँ जी। उसमें सर असेंडिंग ट्रायंगल बन फॉर्म हो रहा है, क्या देखिए तो एक बार।
ये आप, मैंने ना एक ये स्टॉक निकाला है, आप इसको नोट करके रख सकते हो, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब ये हमारे लिए देखिए स्विंग ट्रेड बन सकता है। अगर इस लेवल के, देखिए इसने ये अपवर्ड मूव दे दिया, डाउनवर्ड मूव दिया है, अब ये ईएमए का कन्वर्जन भी ट्राई कर रहा है। अगर ये दोबारा इसके ऊपर जाएगा 142.29 या 143 के ऊपर जब जाएगा, हमारे लिए स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं 142.29, जो ये हाई है, इस रेंज का हाई जो बना हुआ है, इस रेंज के हाई को ब्रेक होने पे हम एक ट्रेड कर सकते हैं। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ये ईएमए की कन्वर्जन अब ये रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है। इसने ये ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू भी बना था, या इसको हम राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं। इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। अब या ये यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, कप एंड हैंडल, ये भी बन सकता है। हम इसको एज ए एनालिस्ट हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव करेगा, तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन बनेगी, क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये, हमारा ये पोटेंशियल ये हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल, ये कप बना दिया है, अब नीचे आके ये हैंडल बना दे, अपन हैंडल ही बनाएगा सर ये। कप एंड हैंडल बना के इसके ऊपर जाए, तो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो मेरे को यहाँ तक भी लेके जा सकती है, यहाँ भी लेके जा सकती है, यहाँ भी। ये मेरा स्विंग ट्रेड, बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड, आप इसको बॉटम को कैप्चर कर सकते हो। ये पर्टिकुलर विद प्रॉपर स्टॉप लॉस आपके लिए बाइंग कब बनेगी, 142 के ऊपर बाइंग, एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस 135 जो इस कैंडल का लो है। 7 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 142 के ऊपर 135 का स्टॉप लॉस। लेकिन पोटेंशियल कितना है आपका, पोटेंशियल यहाँ पे भी जा सकता है, इस पे आप यहाँ पे, अब अगर आप चाहो तो आप इस पे फिबोनाची लगा सकते हो। इसको नोट करके आप अपना ट्रैकिंग कर सकते हो स्टॉक की। आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो, इस पे अलर्ट लगा लो, ये 142 का प्राइस जब टच करे तो आपको अलर्ट आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताया, एग्जैक्टली दैट लेवल इज 23.6। मैंने आपको बताया 23.6 जब भी ब्रेक होता है तो हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक होगा 23.6, क्या लेवल बन रहा है 145, मैंने अभी 142 बताया, यहाँ पे ये लेवल है 145 का। सो योर यू विल गेट अपॉर्चुनिटी अबव दिस प्राइस। आपका ये 23.6 होएगा, आपको एटलीस्ट मिनिमम टारगेट विल बी 166, विच इज 50%। तो 50 to 60 का ये रेंज आपको एक वो काम करेगा रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर निकल गया तो आपको फिर बड़ा ये 207 208 तक भी आराम से जाएगा। So this is an opportunity. This is a potential trade for you with very minimum 7 points stop loss. Buy above 145 with stop loss of 135। 10 पॉइंट का या 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपके लिए पोटेंशियल जो बन रहा है, मिनिमम पोटेंशियल बन रहा है आपको 166। यानी कि आपका कितना एक स्विंग ट्रेड बन रहा है, अगर मैं इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कैलकुलेट करूं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, इस जगह पे सपोज मैं 145 पे लेता हूँ, 142 की बजाय मैं 145 वन पे। इज टू 2.5, 1:2 का सर नियर। हाँ जी, 1:2 का बनेगा सर। मिनिमम आपका 1:2 का बन रहा है, 1:2.65। 10 रुपए के रिस्क पे 22 रुपए का रिवॉर्ड बन रहा है। 10 का भी रिस्क नहीं, 8 या 9 रुपए का रिस्क। 8 रुपए का। ठीक है, क्लियर। यस यहाँ सर। पे ये जब इस हाई को 145 को ब्रेक करेगा, ये फिबोनाची की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको ब्रेकआउट किया है, लेकिन ये फिबोनाची ट्रेंड लाइन, अगर मैं इस टॉप को लेता हूँ तो फिबोनाची की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा 145 पे, और प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करेगा 145 पे। सो दिस विल बी ए स्विंग ट्रेड फॉर अस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। क्लियर। यहाँ पे क्या डिविडेंड दिया इसने, डिविडेंड भी दिया स्टॉक ने 35 पैसे का। ये 23 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, हो सकता है उसी वजह से प्राइस नीचे आया हुआ। क्लियर, समझ आ गया सभी को, आप नोट कर सकते हो। आपको ये स्विंग ट्रेड, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। कैश का है ना सर ये तो? कैश का स्टॉक है, आप फ्यूचर में अभी मत करो, मैंने आपको उस दिन भी बोला है, नहीं फ्यूचर करूंगी सर, नहीं करूंगी। कैश पे करो, ओके। फ्यूचर में रिस्क ज्यादा है। हाँ जी। ठीक है जी। आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हो? हाँ सर।
क्या कह रहे हो आप? ये सर थोड़ा ये पैटर्न असली ट्रायंगल जैसा लग रहा है, या ये है अभी देखो ये सिमेट्रिकल? इसका अभी दो रेंज बनी हुई है। एक तो हम्म। ये वाली रेंज बनी हुई है, ब्रॉडर रेंज, शॉर्टर रेंज ये बनी हुई है। हाँ। तो अब इस रेंज से बाहर जाएगा नीचे या ऊपर तभी हमारे लिए कुछ अच्छा बनेगा। अदरवाइज हमारे लिए इमीडिएट हाई कौन सा बना, ये देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे ये लो लगाया, इमीडिएट हाई इज दिस पॉइंट। एचडीएफसी बैंक के लिए हमारा ट्रेड जो बनेगा वो इस हाई के ब्रेक होने पे 1646। ओके। 1646 को ब्रेक करेगा तो 1660 टू 65 ये रेंज बनी हुई है, रेजिस्टेंस जोन है। या ऐसा भी हो सकता है जैसे इसमें ट्रेंड के बाद में भी कंसोलिडेट हो रहा हो, डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेट होकर फिर से अप ट्रेंड में जाए। हाँ, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और देखने वाली है कि इसने ये बनाया, ये नीचे आके ऊपर बनाया, फिर लेकिन नीचे ही ये जा रहा है। हम्म। हो सकता है लाइन चार्ट पे तो ये भी दिख रहा है सर वो। यहाँ पे, हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है ये नीचे दोबारा 1600 पे आएगी। ओके। ये दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर एचडीएफसी बैंक। 1580 से लेके 1600 का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे 1700 का लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन है, 1580 से 1600 का सपोर्ट जोन है बहुत ज्यादा। तो अब ये हो सकता है दोबारा इसी रेंज में दोबारा आए। लाइन चार्ट पे क्या है, डबल टॉप बन रहा है। हम्म। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ से डाउनवर्ड ही दिख रहा ट्रेंड है, लाइन पे फॉलो कर रहा है सर वो। डाउनवर्ड ही दिख रहा है। 1580 के नीचे आना गौतम। ये मल्टीपल ऑफ 100 भी बोल सकते हैं क्या सर हम इसे कंटिन्यूअसली? क्या चीज? मल्टीपल ऑफ 100 का? मल्टीपल ऑफ 100 मेरे को समझ नहीं आया। हर्डल ऑफ मल्टीपल ऑफ 100 जो बोलते हैं हम लोग। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, 100 व 1700, वो साइकोलॉजिकल है। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे 500 का हो गया, 1000 का हो गया, वो साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो जो टेक्निकल स्पॉट है इसका वो ये वाला 1580 से लेके 1600 रुपए का, यहाँ से बार बार ये वापस जाता है। अब देखोगे हिस्ट्री में भी देखोगे तो इसी लेवल से बार बार वापस गया है, हाँ यहाँ से सर। इसी रेंज से वापस गया, कंटिन्यूअसली उसी रेंज में है सर वो। इसी रेंज से वापस जाता है। यहाँ पे देख, इसी रेंज में टाइम स्पेंड करके वापस जाता और सर है। एक ये 1600 वेल्थ से नीचे जाएगा, अगर 1580 से नीचे जाता है तो 1560 का सपोर्ट है इसका, 1560। सर ये वेल्सपन इंडिया भी अभी अप ट्रेंड में काफी अच्छा, 220 तक लेवल आ सकता है सर उसमें। सर ये हैमर बना क्या है? कहाँ पे, किस जगह पे कह रहे हो हैमर? ये जो इससे कहाँ? ये वाला। आप कैंडल कौन सा कह रहे हो, हैमर यहाँ पे हाँ ये? ये जो, हाँ ये वाला, ये वाला। ये हैमर नहीं है, हैमर इज ऑलवेज एट बॉटम। मैंने आपको हाँ। बोला इस शेप का कैंडल एक बुलिश कैंडल होगा। एवरी कैंडल ऑफ दिस शेप विल नॉट बी अ हैमर। हैमर वो तभी होगा जब वो बॉटम पे मिलेगा। अदरवाइज ये एक बुलिश कैंडल है जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ मूव किया है। ये एक बुलिश कैंडल है, दिस इज नॉट हैमर। हैमर इज ऑलवेज एट बॉटम, जब उसका पोजीशन होगा सही तभी उसको हैमर बोलेंगे। अदरवाइज एक हैमर शेप का एक बुलिश कैंडल है। क्लियर? ये ट्रेंड को तभी चेंज करेगा जब ये बॉटम पे कहीं पे, सपोज ये नीचे गिरते गिरते यहाँ पे हैमर बन जाए, फिर ये ट्रेंड को चेंज कर सकते। क्लियर संजीव जी? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है जी, कल मिलते हैं 7 बजे, 8:30 सॉरी, 8:30 पे होगी कल की क्लास।